ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वर्क डन और उसके सन कन्वेक्शन के बारे में. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस. तो पहली बात तो प्रोसेस का मतलब क्या है थर्मोडायनेमिक्स में. तो थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया है कि जब कोई सिस्टम को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग प्रोसेस. ठीक है, सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस. या फिर ऑपरेशन जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा. तो वही डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एनी ऑपरेशन दैट अंडरगोज द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस. अब ये प्रोसेस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. जैसे आपने नाम सुना आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का नाम आपने देखा होगा, आइसोटोप, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा. आइसोटोप जिसमें हम लोग सेम नंबर ऑफ जेड के बारे में बात करते हैं. आइसोबार जिसमें हम लोग सेम नंबर ऑफ ए के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम भी वैसे ही है. जैसे आइसो का मतलब सेम है और थर्मल का मतलब टेम्परेचर के रिगार्डिंग है. तो एक ऐसी प्रोसेस जिस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस. मतलब सिस्टम को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, कंडीशन है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा. तो जो ए प्रोसेस कहलाएगी ना, वो कहलाएगी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और यूज कैसे करना ये भी मालूम होना चाहिए. जब सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जा रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो इन्फाइनाइट चेंज देखा जाए या फिर लार्ज चेंज देखा जाए तो वो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा. इसी प्रकार दूसरा जो नाम आता है प्रोसेस के अंतर्गत वो आता है आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ये सारी चीज़ें ग्रीक वर्ड्स हैं जो हमारे उसी के रिगार्डिंग है. ये बार शब्द या फिर हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो बार होती है. इसलिए हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि प्रेशर रिमेन्स सेम. तो जब प्रोसेस हम कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सिस्टम को ले जा रहे हैं, तो आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी है कि हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे, किसको, प्रोसेस, वो प्रेशर को. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस. गॉट इट. नेक्स्ट जो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे वो करेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस. अब ये आइसोकोरिक जो वर्ड है आपका फिर से ग्रीक वर्ड है. आइसोकोरिक बोले या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा कोरिक वर्ड रिलेटेड हमारा वॉल्यूम के. तो यहाँ से भी चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, आइसोकोरिक प्रोसेस. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा आपका. या इन्फाइनाइट चेंज देखो या फिर लार्ज चेंज देखो, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जा रहे हैं और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया आइसोकोरिक प्रोसेस. इसी प्रकार आइसो एनर्जिक प्रोसेस, तो आपको फिर से समझ में आ गया भाई, एनर्जिक बढ़ा है तो एनर्जी कांस्टेंट रखेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसो एनर्जिक. इसी प्रकार आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. इसी प्रकार आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस हो सकती है जिसमें हम लोग एंथैल्पी को कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी प्रोसेस हैं या आइसो के रिगार्डिंग. तो ये आप चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है इंपॉर्टेंट है, वो आप क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है कि आपका मान के चलो जो सिस्टम है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जा रहे हैं और हीट ट्रांसफ़र हम लोग वो कांस्टेंट रख रहे हैं. मतलब जो आपकी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब कि बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना कि हम लोग हीट में कोई चेंज कर रहे. तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसको हम लोग डी क्यू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे. ठीक है, ये इन्फाइनाइट चेंज इन हीट ट्रांसफ़र, ये आपका लार्ज चेंज इन हीट ट्रांसफ़र. तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हीट का चेंज देखा जाए अगर जीरो आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद एक और वर्ड आता है फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन है दो प्रोसेस का, लाइक जैसे कि आपका जो एक सिस्टम है, सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जा रहे हैं और उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, स्टेट का मतलब यह है कि चेंज कर रहे हैं कुछ क्वांटिटी, जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो अगर हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन करें किसी सिस्टम का इनटू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में हम लोग अगर सिस्टम का एक्सपेंशन कर रहे हैं वो भी एडियाबैटिक के थ्रू, तो उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन.
याद रखिएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम इनटू वैक्यूम, ये हमारा किसके रिगार्डिंग आता है, फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस तो है तो हमारा DQ 0 है, और वैक्यूम है तो प्रेशर 0 है, तो ये दोनों क्वांटिटी आपकी फ्री एक्सपेंशन में क्या होंगी, 0 होंगी। तो याद रखिएगा कि DQ अगर 0 है और P अगर 0 है तो आपको पता है कि अगर प्रेशर 0 है, ठीक है, तो वर्क डन भी हमारा 0 होगा। तो ये भी याद रखना है आपको कि जब फ्री एक्सपेंशन में वर्क की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है वैक्यूम में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या कहलाती है कि भाई एनी ऑपरेशन दैट अंडरगो सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अनदर स्टेट थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट एंड रिटर्न्स टू इट इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का हम लोग एक स्टेट चेंज करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, ठीक है, और वो वापस फिर उसी स्टेट पे वापस आ गया, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगी। लाइक यहाँ से हम सपोज करें कि यहाँ से सपोज ए से स्टार्ट हुआ आपका सिस्टम, एक स्टेट ए पर था, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया और वापस ए पे आ गया, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगी। और आप देख सकते हो कि इस कंप्लीट साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी स्टेट आ रही हैं, तो इसलिए इनका नाम दिया गया इंटरमीडिएट स्टेट। तो जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाए और पुनः वापस उसी स्टेट पर वापस आ जाए, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में आप चीज़ें देख सकते हो कि जो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, मान के चलो स्टेट वेरिएबल क्या होता है कि वो स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। तो यहाँ से आप चीज़ देख सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग पुनः उसी स्टेट पर वापस आ जाते हैं, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, तो इसलिए जो स्टेट फंक्शन का चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं हमारा जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि देयर इज नो चेंज इन द स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो जो आपके स्टेट फंक्शन थे, जैसे आपके बोल सकते हो कि प्रेशर में आपने लिखा था, वॉल्यूम लिखा था, टेम्परेचर लिखा था, तो जब साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे DPG आपका 0, DB आपका 0, DT आपका 0 हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस में वो स्टेट फंक्शन में हम लोगों ने याद रखा हुआ शायद आपको कि हमने सारी टाइप की इंटर एनर्जी के बारे में बात की थी। स्टेट फंक्शन याद है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसके बारे में बात की थी। तो अगर वो स्टेट फंक्शन है तो आपका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वही मैंने लिखा है कि नो चेंज। तो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज देखा जाए फॉर साइक्लिक प्रोसेस वो कितना आता है, 0 आता है। और अगर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो U है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूँ तो भाई जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा, वो पुनः अपने स्टेट पे नहीं आ पा रहा, तो उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और नॉन साइक्लिक में हमारा जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हो कि अगर हमारा U जो है स्टेट फंक्शन है और उसमें अगर जो चेंज देखा जाए तो चेंज ऐसे आएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, और जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो 0 होगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में थोड़ा सा हम लोग वर्क डन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। लाइक हमारा जो वर्क डन होता है वो कुछ इस तरीके डिफाइन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये जो क्लोज इंटीग्रल है ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक प्रोसेस को, ठीक है। अब हमको पता है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते ना, समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। भले ये साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन हमारा 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना हमेशा कि जब भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ये हमारा जो फोर्स वो कंजर्वेटिव है, तभी वर्क डन 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे एक आपका फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा होगा आपने कि वहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड के रिगार्डिंग आपकी बात होती है, तो वहाँ पे वर्क डन हमारा 0 आ जाता है। तो याद रखिएगा, जब तक कंजर्वेटिव फोर्स ना बोला जाए, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो वर्क डन 0 नहीं होगा, भले ही साइक्लिक प्रोसेस हो। याद रखिएगा ये चीज़। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग वर्क डन डिफरेंट पाथ्स के रिगार्डिंग हम लोग निकालेंगे, देन इसके बाद ऐड करेंगे।